ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो अगला कॉन्सेप्ट जो हम इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे वो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। कई बार क्या होता है कि हमारे पास अभी तक हमने जितने भी सवाल किए हैं उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा कि या तो डायरेक्टली या फिर थोड़े मैनिपुलेशन के बाद हम अपने जो इंटीग्रेंट्स हैं उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। लेकिन कई बार क्या होगा कि ऐसा हम नहीं कर पाएंगे, है ना। तो वैसे केसेस में कुछ स्पेसिफिक अगर हम पॉइंटर्स देखें तो कई बार क्या होता है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है क्या। ठीक है, देखिए स्टेटमेंट ये कहता है कि अगर आपके पास इंटीग्रल कुछ इस फॉर्म में आपको दिख रहा है कि एफ ऑफ सम फंक्शन फाई जेड इंटू फाई डैश जेड डी जेड, ठीक है, इस फॉर्म में अगर आपको दिख रहा है जहां पे आपके पास एक कॉम्पोजिट फंक्शन है और इस एफ के अंदर में जो फंक्शन आपने डाला है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव भी आपको यहां सामने दिख रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन का हेल्प ले सकते हैं। कैसे? हम मान लेंगे कि लेट फाई जेड इज इक्वल टू से टी, है ना। अब यहां से अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं इसको तो फाई डैश जेड डी जेड ये हमारा किसके बराबर हो जाएगा, डी टी के बराबर। अब हम क्या करेंगे कि ये वैल्यूज बैक टू द क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यानी हम फाई जेड के बदले में टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे और फाई डैश जेड डी जेड के बदले में डी टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो ये कुछ इस तरीके का रिजल्ट आपका बन जाएगा, विच इज मच सिंपलर देन व्हाट वी आर सीइंग हियर। यहां पे जो हमें दिख रहा है इससे बहुत ही सिंपल एक्सप्रेशन यहां पे बन गया। अगर ये वैल्यू आई की है तो यहां पे ये वैल्यू भी आपकी किसकी होगी, आई की ही होगी, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझने की कोशिश करते हैं, है ना। पहले कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए हमारे पास इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स डी एक्स दिख रहा है। तो अब देखिए ये हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में तो हमने साइन एक्स देखा है, लेकिन यहां साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स एक कॉम्पोजिट फंक्शन है। तो अगर ऊपर का रिजल्ट हम ध्यान दें तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसको मैं आई लिखता हूं और थोड़ा रीअरेंज करके लिख लेता हूं इस तरीके से कि साइन ऑफ ई टू द पावर एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। अब देखिए ये फंक्शन अगर हमारा फाई एक्स है तो ये वाला पार्ट हमारा फाई डैश एक्स डी एक्स है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन यूज कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे करते क्या हैं, मान लेते हैं लेट ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू टी। अब जैसे ही हमने ये ई टू द पावर एक्स इज इक्वल टू टी लिया, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये ई टू द पावर एक्स डी एक्स हमारे डी टी के बराबर हो जाएगा। और ये वैल्यूज हम वापस से अपने आई में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो आई की वैल्यू हो गई हमारी इंटीग्रल साइन ऑफ टी डी टी। ये तो बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन हो गया और ये हमारे डायरेक्ट फॉर्म भी हमें इसका पता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है। तो इंटीग्रल ऑफ साइन टी डी टी हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस कॉस टी प्लस सी। लेकिन हमने ये इंटीग्रेशन की शुरुआत की थी विथ वेरिएबल x, तो हम अपना फाइनल आंसर t में नहीं दे सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, t को फिर वापस बैक सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा एज e टू द पावर x। तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा माइनस कॉस ऑफ e टू द पावर x प्लस सी। ठीक है, बड़ा सिंपल सा एप्लीकेशन होता है। इसमें यूजुअली हमें यह ध्यान में देना है कि भाई जो टर्म हमें ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है ना, इंटीग्रेशन को जो टर्म ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहा है या ज़्यादा डिफ़िकल्ट बना रहा है, तो हम एक बार ये मेंटली ज़रूर चेक कर लें कि क्या इसको सब्स्टिट्यूट करने के बाद कोई आसान सा फॉर्म हमारे लिए बन रहा है कि नहीं। अगर बन रहा है तो हम वहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यानी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन यूज़ कर लेंगे। आइए कुछ और एग्जाम्पल्स से इसको हम समझते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल है हमारे पास
इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स। अब देखिए यहां पे भी हमें कौन सा टर्म परेशान कर रहा है, कॉस के अंदर एक्स स्क्वायर हमें परेशान कर रहा है, क्योंकि अभी तक हमने जो स्टैंडर्ड फॉर्म देखे हैं उसमें तो कॉस के अंदर एक्स देखा है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को सब्सटीट्यूट कर देंगे। तो लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, दोनों तरफ हमने डिफरेंशिएट किया तो ये बन गया 2x dx इज इक्वल टू डी टी। लेकिन हमें x dx की वैल्यू चाहिए, तो हम यहां से x dx इज इक्वल टू हाफ ऑफ डी टी लिख सकते हैं। ये वैल्यू अब हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन में वापस सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो हमारे i की वैल्यू हो गई इंटीग्रल कॉस ऑफ t इंटू हाफ ऑफ डी टी। हाफ कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन के बाहर निकाल सकते हैं, तो हमारे पास इंटीग्रल कॉस ऑफ टी डी टी बन जाता है। और इसका इंटीग्रेशन तो हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, ये हमारा हाफ साइन टी प्लस सी हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि हमने इंटीग्रेशन वेरिएबल x के साथ शुरू किया था, तो हमें फाइनल आंसर भी वेरिएबल x में ही लिखना पड़ेगा। तो यहां से हम आंसर लिख सकते हैं हाफ साइन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं और उससे भी समझने की कोशिश करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल e टू द पावर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स डी एक्स। वापस से वही परेशानी, हमने इंटीग्रल e टू द पावर x देखा है और उसका इंटीग्रेशन हमें बहुत अच्छी तरीके से पता है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम क्या है कि e टू द पावर रूट एक्स हो गया। तो हम क्या करेंगे कि लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी मान लेते हैं। रूट एक्स को आप डिफरेंशिएट करिएगा तो ये 1 अपॉन 2 रूट एक्स डी एक्स, ये इज इक्वल टू डी टी बन जाएगा। हमें 1 बाई रूट एक्स चाहिए, तो हम लिख सकते हैं 1 बाई रूट एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी टी। ये वैल्यूज जब हम वापस अपने इंटीग्रेशन में सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे i की वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर t, ठीक है, इनटू 1 बाई रूट एक्स डी एक्स के बदले में 2 डी टी लिख लेते हैं, तो ये 2 डी टी, 2 हम बाहर निकाल लेते हैं। तो ये सिंपल सा हमारा e टू द पावर t डी टी लिखा हुआ है और इसका इंटीग्रेशन हो जाता है e टू द पावर t प्लस सी। लेकिन वापस से हमें बैक सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा, तो t के बदले में हम वापस से रूट एक्स सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो हमारे पास आंसर हो जाएगा 2e टू द पावर रूट एक्स प्लस सी। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रल ऑफ कॉस ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। परेशानी वही है हमारे पास, हमने cos x का इंटीग्रेशन पढ़ा है, cos ऑफ sin x का इंटीग्रेशन नहीं पढ़ा। तो हम यहां पे क्या करेंगे, लेट sin x इज इक्वल टू टी। और देखिए इन क्वेश्चंस में अभी तक हमने जितने भी सवाल किए वो क्वेश्चन खुद ही चीख चीख के बोल रहा है कि आपको सब्सटीट्यूट क्या करना है। यहां पे क्लियरली हमने cos x का इंटीग्रेशन देखा है, लेकिन cos ऑफ sin x दिया हुआ है, तो ऑब्वियसली हमें sin x को क्या करना पड़ेगा, सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा। जैसे ही हमने sin x को सब्सटीट्यूट किया तो ये हमारे पास आ गया cos x dx इज इक्वल टू डी टी, और ये cos x dx यहां पे हमारे पास मौजूद है। ये बैक सब्सटीट्यूट करेंगे हम, तो हमारे पास रिजल्ट जो आ जाएगा i इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ cos ऑफ t डी टी। और ये तो हमारे लिए बहुत ही आसान सा एक्सप्रेशन है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन t प्लस सी, और t की वैल्यू हम लोग वापस से सब्सटीट्यूट कर देते हैं, तो साइन ऑफ साइन एक्स प्लस सी हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन हमें दिया हुआ है इंटीग्रल tan इनवर्स x होल स्क्वायर्ड अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। देखिए देखने में तो ये बड़ा भयानक सा सवाल दिख रहा है ना, लेकिन हमें पता है कि ये tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव होता है वो 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। तो हम यहां पे क्या करें, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी सब्सटीट्यूट कर देते हैं। तो जैसे ही हमने tan इनवर्स x इज इक्वल टू टी सब्सटीट्यूट किया, दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे, तो ये 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बन जाएगा। ठीक है,
अब इन वैल्यूज को अगर हम इंटीग्रेशन में बैक सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये हमारे पास इंटीग्रल ऑफ टी स्क्वेयर डी टी बन गया। बड़ा सिंपल सा रिजल्ट। ये वैल्यू हो जाएगी इसका इंटीग्रेशन 1/3 टी क्यूब प्लस सी। लेकिन टी हमने किसके बदले में लिखा था? tan इनवर्स x के बदले में। तो हमारा फाइनल रिजल्ट हो जाएगा 1/3 tan इनवर्स x होल क्यूब प्लस सी। ठीक है, कुछ और भी एग्जाम्पल्स देखते हैं, क्योंकि ये देखिए ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए और आप इसका एप्लीकेशन बहुत अच्छी तरीके से समझ जाएं, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप खूब सारे सवाल करें। ठीक है, तो अभी तक हमने 5 सवाल कर लिए और अब छठे सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रल tan ऑफ रूट एक्स सेक स्क्वेयर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx। अब देखिए, सब्स्टिट्यूशन में भी आप कितने इंटेलिजेंटली चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करते हो उस पर डिपेंड करता है कि आपका आंसर कितनी आसानी से आएगा। ठीक है, आप चाहें तो यहां से रूट एक्स को सब्स्टिट्यूट करके और इसको एक सिंपल फॉर्म बना सकते हैं, लेकिन वो इंटेलिजेंट मेथड नहीं होगा। आप इंटेलिजेंट मेथड कब यूज करोगे? जब आप tan ऑफ रूट एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दो t से। जैसे ही क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे तो आपको यह बात समझ में आ जाएगी कि हमने tan ऑफ रूट एक्स को क्यों सब्स्टिट्यूट किया। अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो चेन रूल से डिफरेंशिएट करेंगे। tan का डिफरेंशिएशन हो गया सेक स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया 2 अपॉन रूट एक्स dx और ये हमारा dt हो गया। अब देखिए हमारे पास जो एक्सप्रेशन था उसमें सेक स्क्वायर रूट एक्स था और 1 अपॉन रूट एक्स था। ये दोनों टर्म्स हमें इधर मिल गए, तो यानी हम यहाँ से क्लियरली ये लिख सकते हैं कि ये बन जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स dx इज इक्वल टू ये बन गया 2 dt। यानी जब इन वैल्यूज को हम इंटीग्रेशन में वापस से सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास एक बड़ा सिंपल सा एक्सप्रेशन बन जाता है t इंटू 2 dt। और इसका अगर हम इंटीग्रेशन करते हैं, 2 को बाहर निकाल लेते हैं, इंटीग्रल ऑफ t हमारा हो जाता है t स्क्वायर बाई 2 एंड प्लस c। तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो यानी हमारा फाइनल आंसर t स्क्वायर प्लस c हो जाएगा। और t हमने लिखा था tan ऑफ रूट एक्स को, यानी हमारा आंसर हो जाएगा tan ऑफ रूट एक्स का होल स्क्वायर प्लस c एंड दिस विल बी आवर फाइनल आंसर। तो यहाँ पे भी आपने देखा कि हम सब्स्टिट्यूशन कितने इंटेलिजेंटली करते हैं, इस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारा आंसर क्या बनेगा। ठीक है।